हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके हम समझ पाएंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आज के जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके साथ जो भी उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी के वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्लास के लास्ट तक बनिए रहेंगे और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आता है तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि इस क्लास से आपको देखने को वैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपके लिए एक पहले से हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आप जो ऑडियंस है उससे एक्सपेक्टेड रहता है आंसर कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और जैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है। तो जो ऑस्कर 2026 है श्रेष्ठ जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी है के लिए भारत की कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्टेड थी उसमें। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब ऑस्कर का अवार्ड अभी हाल ही में हो तो कौन सी बेस्ट पिक्चर बनी थी। तो मैंने एक अलग सी वीडियो भी इसके बारे में डाल चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं आप जाके। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो IFFD 2026 का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो नंदमुरी बालकृष्ण को दिया गया था। और IFFD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। ठीक है। ये 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला था और उनकी फिल्म जो भगवंत केसरी थी और किस नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था IFFD 2026 किसको, नंदमुरी बालकृष्ण को। ये एक तेलुगु आपका अभिनेता है और इनको बेस्ट तेलुगु फिल्म 71st NFA अवार्ड भी दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको जरूर याद रखना, नंदमुरी बालकृष्ण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IFFD द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली के द्वारा। अभी ये IFFD ये 2026 में अभी सम्मानित किया गया था। और इस सिनेमा में लगभग 50 से ज्यादा साल ये काम कर चुके हैं। और 2024 में इन्हें जो 71वां राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है उसमें वो उनकी फिल्म जो भगवंत केसरी है उसके लिए श्रेष्ठ तेलुगु फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और उनके अलावा 2025 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये एंटी जो रामाराव है उनकी विरासत से प्रेरित होकर नंदमुरी बालकृष्ण को अभी IFFD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि जो IIM अहमदाबाद है उसमें जो कृष्णा मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI है और किसके 100 करोड़ के एंडोमेंट से स्थापित हुआ था। जो अभी जो IIM अहमदाबाद है उसमें कृष्णा मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI बनाई जाएगी। और एंडोमेंट का मतलब होता है सहयोग से, किसके सहयोग से या मतलब किसके दान से। और 100 करोड़ के दान से अभी कृष्णा मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI बनाई जाएगी। कहाँ पे, IIM अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर रहेगा चंद्रिका कृष्णा मूर्ति टंडन और जो रंजन टंडन है उनके सहयोग से कृष्णा मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI अभी हाल ही में काम बनाई जाएगी IIM अहमदाबाद में। और 100 करोड़ के एंडोमेंट का मतलब होता है सहयोग से। ठीक है। और इसका मुख्य से फोकस होगा जो AI में किस तरह से संगठन में AI अपनाना होगा, किस तरह से उसका नैतिक उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से उसके कार्यबल की तैयारी और जो व्यवसायिक और रणनीतिक एकीकरण है वो सब कैसे किया जा सकता है। तो वो इस स्कूल में डिजाइन किया जाएगा। ठीक है। और बाकी प्रशिक्षण सिस्टम के साथ सहयोग, कंपनियों के साथ अल्पकालिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने की इनकी मुख्य जो ट्राई रहेगी। ठीक है। तो आपने को इतना ही याद रखना है, IIM अहमदाबाद में अभी कृष्णमूर्ति टंडन ऑफ स्कूल ऑफ AI का किसके द्वारा, रंजन टंडन। और जो रंजन टंडन है और जो चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन है इनके द्वारा सहयोग दिया गया था 100 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन 2026 में कौन बने और वो किस पार्टी से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा नेपाल के जो अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बालेंद्र शाह बने हैं और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है उससे ये रिलेटेड है। तो ये नेपाल के लगभग 47वें प्रधानमंत्री बने और जैन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें ये लीडर माने जाते थे। बालेंद्र शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने। और जो उनका शीतल निवास है वहां पे इन्होंने जो राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल द्वारा उन्हें अभी 27 मार्च 2026 को उन्हें नियुक्त किया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और हर किसी और किसी एग्जाम में 100% ये देखने को मिल सकता है। और चुनाव की बात करें तो इनकी राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता पार्टी है उसने 275 में से 182 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। और बल्लेन ने जो KP शर्मा ओली है उनके गढ़ जो झापा है, जापा गढ़ में उनको KP शर्मा ओली को इसने बालेन शाह ने हराया था। ठीक है। अब जो जैन जी का जो प्रोग्राम था उसका ये लीडर भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 35 वर्ष के हैं बालेंद्र शाह, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। और जो पहले रैपर थे, इंजीनियर और पूर्व में काठमांडू के ये मेयर भी रह चुके थे, कौन, बालेंद्र शाह। तो याद रखना ये क्वेश्चन पक्का किसी और किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा लाइम डिजीज। लाइम रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है और ये किसके काटने से फैलती है। तो एक्चुअली में एक डियर टिक या जो ब्लैक लेग टिक होती है उसके द्वारा जब हिरण को काटा जाता है तो और
या उसको मनुष्य के द्वारा, मतलब टिक का मतलब वही होता है छोटा सा जो कीट होता है, उसके द्वारा यदि मनुष्य या किसी हिरण को काटा जाता है तो उसके कारण ये बीमारी फैल जाती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया बर्गडोफेरी, बर्गोडर फेरी, ठीक है। तो बोरेलिया बर्गोडर फेरी करके एक बैक्टीरिया है, उसके कारण ये लाइम डिजीज फैला गया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जो एक फाइजर कंपनी है और जो वेलनेवा है, उन्होंने अभी वैक्सीन विकसित की और वो लगभग उसमें 70% की उसमें एक्यूरेसी दिखाई दी थी। तो ये लाइम डिजीज याद रखना। और ये लगभग 1976 के आसपास जो कनेक्टेड यूएसए के जो लाइम शहर है उसमें पहली बार इसे पहचाना गया था। और जब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण ये लाइम रोग के मामले और ज्यादा भी बढ़ने को, तो लाइम रोग किसकी वजह से फैलता है, बोरेलिया बर्गडॉर फेरी के नाम बैक्टीरिया के कारण होता है, जो हिरन के टिक या डियर टिक या जो ब्लैक लेग्ड टिक है उसके द्वारा फैला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, डियर टिक या ब्लैक लेग्ड जो टिक होता है उसके कारण से ये फैलता है, ठीक है। इसके प्रारंभिक लक्षण में शीघ्र निदान के लिए एंटीबायोटिक दवाओं से ये ज्यादा प्रभावी माना जाता है, ठीक है। और जो इसमें आई रास हो जाता है, इसका प्रारंभिक लक्षण माना जाता है, मतलब आई में आंखें खराब होनी शुरू हो जाती है लाइम रोग के कारण। हाल ही में चर्चा में रहा सौर्य स्क्वाड्रन क्या है और इसमें इन्हें किस में एम्बेडेड किया गया है। तो इसमें किस में एम्बेडेड करना मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो सौर्य स्क्वाड्रन याद रखना, ये अभी हाल ही में जो आर्मी के जो स्पेशलाइज्ड ड्रोन सब यूनिट्स हैं उसमें अभी इसका सब यूनिट्स बनाई गई है, उसका नाम ही सौर्य स्क्वाड्रन रखा गया है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है सौर्य स्क्वाड्रन, ड्रोन से रिलेटेड है। और ये अभी इसे किस में शामिल किया गया, जो आर्मर्ड रेजिमेंट्स हैं, आर्मर रेजिमेंट्स है उसमें इसे शामिल किया गया। और सॉरी स्क्वाड्रन की शुरुआत की बात करें तो ये बख्तरबंद जो रेजिमेंट है उसमें विशेष जो ड्रोन है वो इकाइयां बनाई जाएगी, जो कोई भी रेजिमेंट होगी उसके अंदर एक ड्रोन यूनिट्स भी बनाई जाएगी, जिससे वो क्या होगा कभी भी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और ज्यादा ऊपर से ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं रहती। जैसे सोचो एक रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट, और उसमें एक सब यूनिट रहेगी, वो उसे सॉरी स्क्वाड्रन बोला जाएगा, और वो किससे रिलेटेड होगी, ड्रोन से रिलेटेड होगी, ठीक है। और प्रमुख तथ्य की बात करते हो, प्रत्येक स्क्वाड्रन में 20 से 30% ड्रोन हो जाएगी, मतलब हर एक जो भी स्क्वाड्रन होगी उसमें 20 से 30 इसका ड्रोन्स रहेंगे, और उसके साथ उनका ड्रोन ऑपरेटर भी रहेगा, और 5 जो आर्मी कमांड है उसमें से पहले से ही है। और जो 67 अपनी आर्मी जो बख्तरबंद जो रेजिमेंट है उनमें हर एक जो रेजिमेंट है उसमें ड्रोन, जो प्रत्येक स्क्वाड्रन होगा उसमें 20 या 30% ड्रोन लगाए जाएंगे। तो याद रखना, सॉरी स्क्वाड्रन किससे रिलेटेड है, ड्रोन का है। ड्रोन की एक सब यूनिट बनाई जाएगी जितने भी अपने रेजिमेंट है उसमें सब में, ठीक है। तो उसमें 20 से 30% ड्रोन रहेंगे और उनके साथ ड्रोन का ऑपरेटर भी रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा सोनवाल कचारी समुदाय मुख्यतः किस राज्य में निवास करता है और उनके नाम सोनेवाल का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सोनेवाल का मतलब आपको पता चल गया, सोने का सोनेवाल का सोनोवाल, तो आपने सुना होगा बहुत सारे बार सोनोवाल नाम, ठीक है। तो सोनोवाल कचारी समुदाय है, और ये किस कहाँ से रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है। और आसाम में जो गोल्ड है उससे रिलेटेड, और गोल्ड पेनिंग से जुड़ा हुआ। तो गोल्ड पेनिंग क्या होता था, ये पहले सोने को अलग करते थे, इसके कारण ये समुदाय का नाम सोनोवाल पर है। तो आपने नाम सुना होगा सर्बनाथ सोनोवाल, जो आपने मिनिस्टर है सर्बनाथ सोनोवाल, तो वो भी सोनोवाल कचारी समुदाय से रिलेटेड है। ये कहाँ पे है, आसाम में है, और ये सोना के पहले काम करते थे। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्या है ना, कि लगभग इनके पास 39 से ज्यादा औषधीय पौधे हैं, जिससे वो अपने आप में जो बुखार खांसी गुर्दे की पथरी और त्वचा रोग होते हैं वो अपने घर बैठे इलाज कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है कहीं दूसरी वो हॉस्पिटल में जाने की, ठीक है। ये सोना से उत्पन्न है, और अवम राज्य में ये सोने की पन्निंग करते थे। तो पन्निंग का मतलब एक्चुअली में ये होता है, सोने को किसी पानी के और मिक्सर के साथ इस तरह से किया जाता था, फिर सोना होता था, वो जिस जिस बर्तन में करते थे ये सिस्टम, तो उसमें सोना नीचे जम जाता था और फिर सोने को अलग कर लेते। इस कारण इस समुदाय का नाम ही सोनोवाल पड़ा था। तो आपको याद रखो सर्वनाथ सोनोवाल आपने सुना होगा, वहां से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में ये कृषि करते हैं, जैसे चावल सुपारी मीठे आलू और कपास की करते थे, लेकिन पहले ये सोन और जो अवम का साम्राज्य था उसमें ये सोने की पन्निंग करते थे, ठीक है। और ये असम का तीसरा सबसे बड़ा मैदानी जनजातीय समुदाय माना जाता है, कौन सा, सोनोवाल, ठीक है। और ये अभी गांव की झोपड़ियां उसमें रख रखाव करते हैं, मुख्य मंदिरों में नहीं जाते, और जो भगवान शिव की ये पूजा करते हैं। तो सोनोवाल कचार कहाँ पे है, आसाम में है, और ये एसटी ये समुदाय है, और जिसे तिब्बती बर्मन भी माना जाता है, और गोल्ड पनिंग करते थे अवम अवम साम्राज्य के समय, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा मैदानी जनजातीय समूह, और ये लगभग 39 ज्यादा इनके पास औषधीय पौधे हैं जिससे ये बहुत सारी बीमारियां सही करते हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 6.1 आज 2027 का जो साल है उसमें कितनी रहेगी, 6.1% के आसपास रहेगी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है,
पेरिस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें सारे देशेस ये सारे कंट्री शामिल होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस। याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। तो इसने अभी हाल ही में जो इंडिया की जीडीपी है उसको 6.1% रहने की अभी उन्होंने मतलब घोषणा की है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख भागीदार भारत 2007 से ओईसीडी का प्रमुख भागीदार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो गृह सुगम पोर्टल है वो किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किसके द्वारा? नेशनल जो हाउसिंग बैंक है इसके द्वारा किया। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट या जो आर्मी पर्सनल होते हैं, उनको क्या करेंगे? ये लोन प्रदान करेंगे। इनको अभी बैंक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये किस पोर्टल से ले सकते हैं? जो गृह सुगम पोर्टल है, कौन सा? गृह सुगम पोर्टल है उसके द्वारा। और ये किसके द्वारा? जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया। और जो नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अभी लॉन्च किया गया, जो डिफेंस है, पैरामिलिट्री है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है, उनको आसानी से होम लोन मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें अभी वो घर बैठे होम लोन उसको दे मिल सकते हैं। और नेशनल जो हाउसिंग बैंक है इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। और ये जो पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में काम करती है, ठीक है। तो यदि घर बैठे आसान लोन लेना है तो वो किस पोर्टल से ले सकते हैं आप? गृह सुगम पोर्टल, यदि आप पैरामिलिट्री से हैं या डिफेंस से हैं या आप गवर्नमेंट कर्मचारी है। और अभी हाल ही में चर्चा रहा हॉन्शू आइलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ये जापान का एक हिस्सा है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ भूकंप के कुछ झटके आए थे जिसके कारण से ये चर्चा में आ गया था, ठीक है। तो भूकंप की घटना कहाँ पे आई थी? हॉन्शू जो द्वीप है, और इसमें 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसके कारण ये न्यूज में आया था, ठीक है। और जो इसका मुख्य कारण था, ये टेक्टोनिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसके कारण भूकंप का इसमें प्रवण हुआ था। और जापान की जो 80% ज्यादा आबादी है वो यही निवास करती है, किस द्वीप पे? हॉन्शू द्वीप पे। और ये जापान का एक मुख्य द्वीप भी माना जाता है। और आबादी क्षेत्र में आने वाला द्वीप भी जावा के बाद सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप माना जाता है, किसको? हॉन्शू को। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि नशा मुक्ति विद्यालय इनिशिएटिव किस अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो नशा मुक्ति चला रहा है आपको, नशा मुक्त भारत जो अभियान है उसके तहत नशा मुक्त विद्यालय इनिशिएटिव भी अभी हाल ही में चलाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो ड्रग एडिक्शन से रोकना, जो प्रारंभिक हस्तक्षेप से सुनिश्चित करना इसका मुख्य टारगेट है, ठीक है। और जो इसका पीयर लेड प्रोग्राम में 500 मीटर तक ड्रग फ्री जोन घोषित करना, मतलब स्कूल से 500 मीटर तक ड्रग फ्री जोन घोषित किया जाएगा। और जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है उसको भी लागू किया जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, अर्ली डिटेक्शन और स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें स्थापित किया जाएगा। तो एक अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आजकल जो स्कूल के बच्चे हैं वो जल्दी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको रोकने के लिए अभी एक इनिशिएटिव लाया गया जिसका क्या नाम था? नशा मुक्त विद्यालय इनिशिएटिव अभी लाया गया था, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आप लगातार ऐसे ही हमारी क्लास के साथ बने रहिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।